डियर स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी मेड इजी बाय डॉक्टर देवेश सहारण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, और हमने देखा कि भूगोल एक ऐसा विषय या विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर स्थित विभिन्न भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये डेफिनेशन अभी अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसमें कुछ एलिमेंट्स मिसिंग हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से और एलिमेंट्स हमें ऐड करने हैं ताकि भूगोल की ये परिभाषा अपने आप में पूरी बन सके। उससे पहले एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट है आप लोगों के लिए, ताकि ये पता चल सके कि जो पिछला लेक्चर है वो आपको कितना समझ में आया। आपके सामने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के यूजी ज्योग्राफी का एक पेपर का सिलेबस है। आपको इसके कंटेंट्स और टॉपिक्स को थोड़ा सा गौर से देखना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि ये पेपर क्या हो सकता है। मैंने इसका नाम हाइड कर रखा है, आपको यही पता करना है कि ये पेपर क्या हो सकता है। ठीक उसी प्रकार यूजी ज्योग्राफी के ही एक दूसरा पेपर आपके सामने है, इसका भी नाम मैंने हाइड कर रखा है। आप अपने वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये पेपर क्या हो सकते हैं, और यदि आपको पता चल जाए तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने आंसर्स लिख दीजिए। चलिए अब हम कोशिश करते हैं देखने की ये पेपर क्या हो सकते हैं। यदि पेपर ए के कंटेंट्स पे हम थोड़ा सा और टॉपिक्स पे ज़रा सा हम गौर करें तो हम पाते हैं कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है इसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात की जा रही है, प्लेट टेक्टोनिक्स आइसोस्टेसी के बारे में बात कर रहे हैं, थेरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। जो सेकंड यूनिट्स हैं वो रॉक्स, वेदरिंग, सॉइल फॉर्मेशन, आपका अर्थक्वेक, वल्केनोज के बारे में बात कर रहा है। देन थर्ड यूनिट जो है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करता है। यूनिट फोर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करता है। और फिफ्थ यूनिट जो है वो ओशंस और उससे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये टॉपिक और कंटेंट्स वो हैं जहाँ पर मानव और उनकी गतिविधियों का कोई प्रभाव नहीं है। अगर पृथ्वी पर मनुष्य नहीं भी होता तो ये सारे के सारे तत्व और अवधारणाएं मौजूद होती। तो इसका मतलब ये भौगोलिक तत्वों की कौन सी श्रेणी हुई? भौतिक तत्वों। और भौतिक तत्वों का अध्ययन भूगोल की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी। तो जरा चेक करते हैं इसका क्या नाम है इस पेपर का। जी हाँ, बिल्कुल, फिजिकल ज्योग्राफी का ये पेपर है। जरा पेपर बी जिसको मैंने नाम दिया था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस पेपर के यदि कंटेंट्स पे हम गौर करें तो हर यूनिट में अगर बात की जाए तो एक ही बारे में बात की जा रही है, मैनकाइंड, इट्स स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन अडेप्टेशन, distribution of population regions in India, population programs and policy of India। यानी कुल मिला के सारी की सारी यूनिट्स के जो केंद्र बिंदु जो है वो क्या है? मानव। बिंदु में मानव और उससे संबंधित विभिन्न गतिविधियां हैं। तो भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव और उसकी गतिविधियों से संबंधित भौगोलिक तत्वों, जिनको कि हम मानवीय या सांस्कृतिक तत्व भी कहते हैं, का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा का नाम हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, मानव भूगोल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो पेपर होगा इसका नाम क्या होना चाहिए? मानव भूगोल। जरा चेक करते हैं क्या क्या ये पेपर मानव भूगोल ही है। जी हाँ, इस पेपर का नाम ह्यूमन ज्योग्राफी है। जो बेसिक्स ज्योग्राफी के यदि हमें पता हो तो बहुत आसानी से हम उन चीज़ों का इस्तेमाल आगे हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जिसमें हम ये जानना चाह रहे थे कि भूगोल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। देखिए लास्ट लेक्चर में जब हम ये बात कर रहे थे कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, और भौगोलिक तत्वों की पहचान हमने ये निर्धारित की थी कि पृथ्वी तल पर स्थित समस्त तत्व अथवा अवधारणाएं भौगोलिक तत्व है, भौगोलिक अवधारणाएं हैं और उनका भूगोल में अध्ययन किया जाता है। इससे एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है जब हम ये बात कहते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और वहीं से हमारा जो तीसरा एलिमेंट है ज्योग्राफी से संबंधित, क्योंकि अभी हम दो एलिमेंट पढ़ चुके हैं, व्हाट एंड वेयर, अब तीसरा एलिमेंट है हाउ, कैसे, वो निकल कर
सामने आएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं नीम का पेड़, नीम ट्री। नीम ट्री जो है वो एक ज्योग्राफिकल एलिमेंट है, क्योंकि पृथ्वी तल पर स्थित है, इसलिए उसका अध्ययन भूगोल में किया जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन नीम का पेड़ जो है वो एक वनस्पति भी है, और यदि वो एक वनस्पति है तो उसका अध्ययन बॉटनी में भी किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार कैमल, ऊंट, वो भी एक भौगोलिक तत्व है, तो उसका अध्ययन भूगोल में किया जाएगा। लेकिन वो एक एनिमल, एक जीव है, इसलिए इसका अध्ययन जूलॉजी में भी किया जाएगा, जो पूरे मानवता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, कोविड-19। जरा उसके बारे में बात करते हैं। क्या कोविड-19 जो है वो पृथ्वी तल अथवा धरातल पर स्थित है? जी हाँ, बिल्कुल यहीं स्थित है। इसलिए ये एक ज्योग्राफिकल एलिमेंट हुआ, और अगर ज्योग्राफिकल एलिमेंट हुआ तो इसका अध्ययन भूगोल में किया जाएगा। लेकिन कोविड-19 एक बीमारी भी है, एक डिजीज भी है, इसलिए इसका अध्ययन मेडिकल साइंस में भी किया जाएगा। तो इन उदाहरणों से हमें एक चीज़ स्पष्ट हो रही है, वो ये कि कहीं ना कहीं भूगोल की विषय वस्तु अन्य विषयों के साथ ओवरलैप कर रही है। जैसे आप नीम के पेड़ का अध्ययन भूगोल में भी कर रहे हैं और उसका अध्ययन बॉटनी में भी कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार कोविड-19 जो एक डिजीज है उसका अध्ययन मेडिकल साइंस में भी किया जा रहा है और उसका अध्ययन ज्योग्राफी में भी किया जा रहा है। तो इस ओवरलैप की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और साथ ही साथ ये एक कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है कि एक ही सब्जेक्ट मैटर, एक ही विषय का दो अलग अलग विषयों में अध्ययन कैसे किया जाना संभव है। देखिए, यहाँ एक विशेष पॉइंट है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से उदाहरण पुराना ही लेते हैं, नीम के पेड़ का। देखिए, नीम के पेड़ का अध्ययन वनस्पति होने की वजह से वनस्पति शास्त्र में भी किया जाता है, और एक भौगोलिक तत्व होने की वजह से ज्योग्राफी में भी किया जाता है। लेकिन ये दोनों तरह के जो अध्ययन है, जो हम ज्योग्राफी में करते हैं नीम के पेड़ का, और जो बॉटनी वाले बॉटनी में करते हैं नीम के पेड़ का, इन दोनों के अध्ययन करने के तरीके में बहुत अंतर पाया जाता है, और ये अंतर ही हमें समझना है। देखिए, नीम के पेड़ का बॉटनी में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम स्पेसिफिक स्टडी या विशिष्ट अध्ययन कहते हैं। वो लोग ये अध्ययन करते हैं कि नीम का पेड़ जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, एंजियोस्पर्म्स है कि जिम्नोस्पर्म है, और उसमें जाइलम, फ्लोएम या बाकी टिश्यूज़ हैं वो किस तरीके से हैं, किस तरीके से उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो संपादित होती है। तो इस तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उस नीम के पेड़ का, उसे स्पेसिफिक स्टडी या विशिष्ट अध्ययन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ऊंट का जो है वो विशिष्ट अध्ययन जूलॉजी में किया जाता है, जिसमें वो फिर से यही अध्ययन करते हैं कि जैसे ऊंट है उसका रुधिर परिसंचरण तंत्र वो किस तरीके से है, उसका नर्वस सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, स्केलेटन क्या है, इस तरीके से उसका जो विशिष्ट अध्ययन है वो जूलॉजी में किया जाता है। लेकिन हम लोग इन्हीं भौगोलिक तत्वों का अध्ययन ज्योग्राफी में भी करते हैं, लेकिन हमारा जो अध्ययन है वो स्पेसिफिक अध्ययन नहीं है, बल्कि हम इन सभी चीज़ों के पृथ्वी तल पर वितरण का अध्ययन करते हैं कि ये समस्त भौगोलिक तत्व, चाहे वो नीम का पेड़ हो, चाहे वो ऊंट हो, चाहे कोविड-19 हो या कोई दूसरा भौगोलिक तत्व हो, वो पृथ्वी तल पर अथवा धरातल पर वितरित किस प्रकार से है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका किस प्रकार से है, इसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। वितरण शब्द ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है, और शायद आप लोगों ने ये शब्द पहले कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन इस शब्द को थोड़ा सा हमें गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि भूगोल के परिप्रेक्ष्य में इसका अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। मुझे याद है कि पहली बार इस शब्द को मैंने जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तब सुना था। क्लास में पहला ही पीरियड था, और एक स्टूडेंट टीचर के पास गया और उसने कहा कि सर मेरा आज जन्मदिन है और मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए टॉफ़ीज़ लेके आया हूँ। सामान्यतः जैसा होता है कि हम आपस में अपने दोस्तों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चर्चाओं में इतने ज़्यादा मगन होते हैं कि टीचर के साथ क्या बातचीत हो रही है स्टूडेंट की उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। लेकिन चूँकि इस वार्तालाप में टॉफ़ी शब्द आ गई थी, इसलिए मेरा ध्यान तुरंत उस बात की ओर गया, और तभी सर ने वो शब्द बोला जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने स्टूडेंट को कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, आप खुद ही सभी स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वितरित कर दीजिए। और
चूँकि मामला टॉफ़ी का था इसलिए उस पूरी प्रक्रिया को मैं थोड़ा सा गहराई से देख रहा था। उस स्टूडेंट ने क्लास में सबसे आगे बैठे हुए पहले स्टूडेंट से सबको टॉफ़ियाँ बांटना स्टार्ट की। 2-2 टॉफ़ियाँ सबको देता गया। मेरा भी नंबर आया, मुझे भी 2 टॉफ़ी मिली और उसके बाद क्लास के सबसे अंतिम स्टूडेंट्स को भी उसने 2 टॉफ़ी बांट दी। वो स्टूडेंट फिर सर के पास गया तो सर ने कहा वेरी गुड, तुमने सभी स्टूडेंट्स में टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण का मतलब होता है कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो है वो सभी को बांटना, किसी एक स्थान पर एकत्रित ना होकर यदि सभी लोगों को मिल जाए, सभी, जैसे इस केस में सभी स्टूडेंट्स को मिल गई थी तो इसका मतलब हो गया वितरण हो जाना। इसे आप सौभाग्य समझिए, दुर्भाग्य, कि उस दिन मुझे केवल यही पता नहीं चला कि वितरण किसे कहते हैं, बल्कि साथ ही साथ ये भी पता चला गया कि वितरण कितने प्रकार के होते हैं। पहले पीरियड की समाप्ति के बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ और जो सर थे उनको आने में 15 मिनट की देरी हो गई और इन 15 मिनट में हम सभी स्टूडेंट चुपचाप अपना होमवर्क करते रहे, किसी कोई ड्राइंग बनाता रहा और पूरी क्लास एकदम शांत रही। आपको भी पता है ऐसा नहीं होता है, सामान्यतः होता है। सारी क्लास में शोर शराबा हो रहा था, हो हल्ला मच रहा था और इसी दौरान सर आ गए। क्लास की हालत देखते ही आग बबूला हो उठे और उन्होंने वो प्रथा स्टार्ट कर दी जो शायद आजकल तो विलुप्त ही हो चुकी है, डंडा प्रसादी। पहले नंबर से स्टार्ट किया, पहले स्टूडेंट को खड़ा किया और तुरंत 2 डंडे लगा दिए और ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती गई। और चूंकि मैं पहली क्लास में समझ चुका था कि इस जो प्रोसेस होती है इसे वितरण कहते हैं, तो अब मैं समझ गया कि अच्छा, जो जिस तरीके से पहले क्लास में फर्स्ट पीरियड में टॉफ़ीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण हो रहा था, उसी प्रकार दूसरी क्लास में अभी मार जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डंडे जैसे जैसे बढ़ते गए बच्चों के, वैसे वैसे हमारा नंबर भी नज़दीक आता गया और जैसे ही मेरा नंबर आया वैसे ही सर का जो गुस्सा था वो और ज़्यादा भड़क गया और कहा मुझे तो मालूम था, तुमसे तो शोर किए बिना रहा ही नहीं जाता। और जहाँ बाकी लोगों को 2-2 डंडे पड़ रहे थे, हमें 6-7 डंडे पड़ गए और केवल हमें ही नहीं पड़े, हमारे साथी जिनके साथ मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न मसलों पर चर्चा करता था उसको भी 6-7 डंडे पड़ गए। दुख हुआ कि बाकी को तो 2-2 डंडे पड़ रहे और हमें 6-7 डंडे पड़ गए। लेकिन उस समय ये दुख और ज़्यादा बढ़ गया जब हमारी क्लास के एक दोस्त राहुल, जो क्लास का मॉनिटर भी था, जब सर उसके पास पहुँचे तो उसको सर कहते हैं कि राहुल, मुझे पता है तुम तो कभी शरारत करते नहीं, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे बच्चे हो, तुमने तो शोर नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हें मार नहीं पड़ेगी। और उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि वितरण जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। जहाँ पहले क्लास में जब टॉफ़ी वितरित की गई थी तो वो सभी स्टूडेंट्स को 2-2 मिली थी, इसका मतलब समान मात्रा में मिली थी, तो वो वितरण कहलाता है सम वितरण या इवन डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ या कोई भी तत्व सभी के बीच में समान मात्रा में उपलब्ध हो या समान मात्रा में बांटी जाए तो उसको कहा जाता है समवितरण। और वहीं दूसरी ओर सेकंड पीरियड में जो मार पड़ी थी वो कुछ लोगों को, जिनमें मैं भी शामिल था, ज़्यादा, कुछ को कम और कुछ को बिल्कुल भी नहीं। तो यानी अब की बार मात्रा क्या है, समान नहीं है। इसलिए ये जो दूसरे प्रकार का वितरण है इसे बोला जाता है असमान वितरण या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम समझ गए होंगे कि वितरण क्या होता है, और वितरण 2 प्रकार का होता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टोरी पता नहीं कितनी सही है या गलत,
लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद अब इस स्टोरी को सुनने के बाद आप वितरण और उसके जो 2 प्रकार हैं उसको शायद कभी नहीं भूल पाएंगे, और मेरा मकसद यही है। अब एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से। देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं कि भौगोलिक तत्व क्या होता है। हमने देखा कि इस पृथ्वी तल पर जो बहुत बड़ी विशाल है, इस पर स्थित प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक अवधारणा भूगोल की विषय वस्तु है, भौगोलिक तत्व है। और यदि हम उसकी संख्या निकालने की कोशिश करें तो ये लगभग असंख्य होगा, लगभग इनफाइनाइट होगा। तो ये जो पृथ्वी तल पर ये जो इतने सारे असंख्य भौगोलिक तत्व हैं, आपके लिए प्रश्न ये है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप ज़रूर कमेंट मुझे लिखें इस प्रश्न का उत्तर, कि पृथ्वी तल पर ये जितने भी असंख्य, लगभग असंख्य भौगोलिक तत्व हैं, इनमें से आपको मुझे 5 ऐसे भौगोलिक तत्वों के नाम कमेंट सेक्शन में लिखने हैं जो इस पृथ्वी तल पर समान रूप से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन आपको केवल ऐसे 5 भौगोलिक तत्वों के नाम कमेंट सेक्शन में लिखने हैं जो इस पूरी पृथ्वी तल पर समान रूप से वितरित हैं। और समान या असमान वितरण का अर्थ आप पहले ही समझ चुके हैं। यदि कोई भी वस्तु, कोई भी तथ्य, कोई भी चीज समान मात्रा में सभी स्थानों पर उपलब्ध हो तो वो समवितरण होगा, और यदि कहीं ज़्यादा, कहीं कम और कहीं बिल्कुल भी नहीं हो तो वो असमान वितरण होगा। तो इसी प्रश्न के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपके जो कमेंट सेक्शन में जो उत्तर आएंगे, उन उत्तरों के आधार पर मैं इस जो भूगोल एक की परिभाषा पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।